Good evening everyone. Welcome to our channel Pro Chemistry. Today we are going to discuss coordination compounds. Coordination compounds में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें होती है। फिर हम उसके नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, उसका नाम लिखते कैसे हैं। उसके बाद इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। जैसे सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो वर्नर ने दी थी, तो सबसे पहले हम वर्नर्स थ्योरी को पढ़ेंगे। आज के इस पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। देन उसके बाद वर्नर की कुछ लिमिटेशंस थी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जिसे हम वीबीटी भी कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये सब थ्योरीज हम यहाँ पर बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप सभी ने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक के बारे में, कोवेलेंट के बारे में। आयनिक में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम क्यों पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी देखो, आप सब लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और क्या पढ़ा है? क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, इनके बारे में आप सबने सुना होगा। विटामिन B12, ये सब हम सुनते आ रहे हैं। आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हैं। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का। अब हमें अभी तक पता तो था कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, लेकिन हमें पता नहीं था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं होंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट होता है, एक मेटल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम जिन मेटल्स की बात करेंगे वो होंगे ट्रांजिशन मेटल्स। कौन से मेटल होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स। हम यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर ट्रांजिशन मेटल्स, जिसे हम D ब्लॉक के मेटल्स भी बोलते हैं। जो D ब्लॉक्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आप सबको एक और बात भी पता होगी कि मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है इजीली। तो मेटल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब दुनिया में चाहे मेटल हो या कोई बॉडी हो, कुछ भी हो, वो चार्ज स्टेट में कभी प्रेजेंट नहीं रहना चाहेगी, वो हमेशा अपनी न्यूट्रल स्टेट में आना चाहेगी। तो ये मेटल क्या करेगा? अपनी न्यूट्रल स्टेट में आना चाहता है, तो मेटल क्या करता है? अपनी न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, कोई भी एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं लिगेंड। हमने इनको नाम दिया है लिगेंड, जिसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेटल लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये लिगेंड कितने जुड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने भी जुड़ सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। जब तक ये चार्ज 0 नहीं हो जाता, जब तक ये खुद को न्यूट्रल, एक स्टेबल में कन्वर्ट नहीं कर देता, तब तक ये लिगेंड से जुड़ता रहेगा। जिस पॉइंट पे इसका चार्ज 0 हो जाएगा, वहां पर ये लिगेंड से जुड़ना बंद कर देगा।
तो लिगेंड के नंबर हमें पता चलेंगे इसके चार्ज से, और हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जितना चार्ज कम होगा यहाँ पर मेटल पर उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। लेस चार्ज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जितना कम चार्ज होगा उतना, यही हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी कहता है। यही बात हमारा कौन बोलता है? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी बोलता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज देखी कि क्या, एक तो मेटल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दूसरा जो एटम और मॉलिक्यूल से जुड़े हैं वो क्या होंगे? लिगेंड होंगे, और वो कितने भी हो सकते हैं, कितने कहाँ होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन यहां से क्या हो गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई कि these are the compounds in which metal atom या आयन कुछ भी हो सकता है is bounded to ions or neutral molecules, कि जो मेटल होगा वो आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। मतलब ये हमारा मेटल होगा और ये हमारे क्या होंगे? लिगेंड। लिगेंड को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ दिखने में होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसको सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक कि ये मान लो FeCN6 ठीक है, ये कोई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K4, ये ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, दोनों को समझेंगे। अभी यहाँ पे जब ये ऐसे था तो हमने जब K जो था पोटेशियम, इसको निकाल दिया तो ये तो पॉजिटिव चार्ज लेगा, मेटल है S ब्लॉक का, और वहां पे क्या छोड़ देगा? 4 नेगेटिव, तो उसका ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है? एक मेटल है। मेटल कौन सा है? ये क्या है? एक मेटल। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। मेटल को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? सेंट्रल एटम। सेकंड चीज जो है यहाँ पर, ये क्या है? लिगेंड। लिगेंड आगे हम बहुत सारे पढ़ेंगे, उनके चार्ज के बारे में भी, कौन कौन से लिगेंड होते हैं, लिगेंड के बहुत टाइप्स होते हैं, वो सब आगे हम देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये है हमारा लिगेंड, साइनाइड, CON। ठीक है, इसको हमने लिगेंड बोला है। लिगेंड को हमेशा पैरेंथेसिस में रखेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, पैरेंथेसिस में रखेंगे ब्रैकेट। इस पूरी टर्म को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इस पूरे टर्म को हम किस में रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो पूरी टर्म है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, और इस पूरे इसको हमने एक अलग से नाम दिया है, मतलब ये वाली चीज, इसको हमने बोला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला आयन है, जो स्फीयर के बाहर वाला आयन है,
यहां तक का हमने इसको नाम दिया, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, इस पूरे को मतलब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मिला के हम इस पूरे को मतलब अब इसको हमने नाम दिया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। क्या नाम दिया है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन, ठीक है। समझ में आया कि ये हमारा जो हमारा मेटल है उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे, ये हमारा लिगेंड है। मेटल और लिगेंड को, जितने लिगेंड मेटल से डायरेक्टली बाइंड है उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। जो भी चार्ज होगा उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ, और याद रखेंगे जब चार्ज लिखेंगे तो पहले नंबर लिखेंगे देन साइन लिखेंगे। पहले नंबर लगाएंगे उसके बाद उसका साइन लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उस टर्म को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरी जो टर्म है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये जो बाहर वाला आयन है स्फीयर के बाहर वाला उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। काउंटर आयन भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव काउंटर आयन, एक नेगेटिव काउंटर आयन। ये जो हमारा है पॉजिटिव काउंटर आयन है, क्योंकि ये हमारा के पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये हम इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव काउंटर आयन। कई बार हमारे Cl भी लगे होते हैं इस साइड, तो Cl अपने आप में क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो नेगेटिव चार्ज लेके चला जाता है और स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन। आगे जब हम उसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बताऊंगी। तो ये हमारे कुछ इसकी टर्म्स है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस एटम से डायरेक्टली लिगेंड अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। ओके, एटम और आयंस जो डायरेक्टली मेटल से अटैच है वो लिगेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लिगेंड्स पे आते हैं। लिगेंड्स इस पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स पे ही सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिपेंड करती है। आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आगे की जितनी थ्योरीज आएगी वो भी लिगेंड पे डिपेंड करेगी। आपको लिगेंड के बारे में पता होगा तो आप थ्योरी पढ़ पाओगे आगे की। तो लिगेंड से शुरू करते हैं। तो देखो, हमने मेटल में अभी तक पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि जो मेटल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देते हैं ताकि इसका चार्ज कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिगेंड में कोई डोनर एटम प्रेजेंट होगा, डोनर एटम प्रेजेंट होगा। तो अभी जो लिगेंड्स हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े, जैसे कि स्मॉल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड। मॉलिक्यूल्स टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, है ना। ठीक है, थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इथेन 1,2-डायअमीन। ठीक है, इथेन 1,2-डायअमीन, जिसका कि ये स्ट्रक्चर होता है NH2CH2CH2NH2, इथेन 1,2-डायअमीन। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसे हम EN भी बोलते हैं। ठीक है, आगे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा आएगा EN, इथेन 1,2-डायअमीन। फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि इथेन 1,2-डायअमीन। मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन्स। ठीक है, तो किसी भी टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अभी सबसे पहले जो हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे वो ये कि लिगेंड कितने डोनर एटम से दे सकता है मेटल को। भाई एक डोनर एटम है लिगेंड में, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिडेंटेट लिगेंड। अभी रटने की जरूरत नहीं है। देखो, यूनि मतलब 1, ठीक है,
जिसके पास वन डोनर एटम हो, जिस लिगेंड में सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम जब प्रेजेंट होगा मतलब यूनिडेंटेट। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो इसके टाइप्स के सारे, जैसे कि क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन है, मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा। ठीक है, तो यूनिडेंटेट। जैसे कि फ्लोरीन, कौन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन। अब भाई कुछ है ही नहीं आसपास तो और कौन जाएगा बॉन्ड बनाने। ठीक है, जैसे कि H2O, अब यहाँ पे सिर्फ जो लोन पेयर्स है वो ऑक्सीजन के पास है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कौन दे सकता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, O। अब जैसे कि अमोनिया, अब आपको पता है हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता, खुद के पास ही नहीं है। ठीक है, अमोनिया के पास है, N के पास है, नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे डोनर एटम क्या होगा, N। तो ऐसे है हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड, मतलब जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम हो। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह देखेंगे, आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, डाइडेंटेट मतलब टू डोनर एटम, टू डोनर एटम, कि एक लिगेंड में दो डोनर एटम प्रेजेंट हो। अब सबसे पहले एग्जांपल तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, ये ऐसे इथेन 1,2 डायमीन, उसको भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन, इसको हम EN भी लिख सकते हैं, अभी बताया। ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है, देखो कैसे, NH2 CH2 CH2 NH2, ये लो। ठीक है, दो नाइट्रोजन है, ये देखो। अब CH2 CH2, इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं जो डोनेट कर सकते हैं, है ना। ये तो पहले से ही नॉन मेटल्स हैं जो अपना काम चला रहे हैं, हाइड्रोजन से जुड़कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं। नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या, ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये वाला नाइट्रोजन भी डोनर एटम बन सकता है। तो यहाँ पे कितने डोनर एटम है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अगला हमारा इसी का एग्जाम्पल है, जैसे कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जैसे ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे या तो ये इससे जुड़ेगा या फिर इससे जुड़ेगा। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन है, तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो यहाँ पे भी कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ऑक्सलेट आयन C2O4 2-, इसको लिख सकते हैं, ये लो। ठीक है, यहाँ पे भी डोनर एटम्स कितने हैं, एक तो ये वाला O- और एक ये O-, है ना। तो यहाँ पर भी डोनर एटम्स कितने हैं, 2, सिर्फ ये देंगे, ये वाला O नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो पहले डोनेट कौन करेगा, बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और देखो एक होता है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, ये भी एक डाइडेंटेट लिगेंड है। एग्जांपल्स याद रखेंगे सारे, और आगे आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जितने डोनर एटम बढ़ते जाएंगे
उतना हम नाम देते जाएंगे, जैसे कि डाई के बाद ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम एक कॉमन नाम दे देते हैं अब इनको, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब सेवरल डोनर एटम्स प्रेजेंट हो जिस लिगेंड में, सेवरल डोनर एटम्स प्रेजेंट हो जिस लिगेंड में, दैट इज पॉलीडेंटेट। अब एक हमने जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ईडीटीए पढ़ा है, ईडीटीए, ईडीटीए सबने सुना होगा, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो इथाइलिन मतलब 2CH2, इथाइलिन, डाई अमीन मतलब 2 अमीनो ग्रुप, अमीन तो 2 N हमने लगा दिए। बोला टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप, ये लो, ठीक है। यह है ईडीटीए का स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, 2 तो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है जो डोनेट कर सकते हैं और 4 ऑक्सीजन है जो डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 डोनर एटम्स हैं। तो ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, हेक्साडेंटेट। इस पे नीट ने क्वेश्चन भी बनाया था। क्या क्वेश्चन बनाया था कि ईडीटीए उन्होंने दिया और पूछा ऑप्शंस में कि ये कैसा डेंटेट है, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ठीक है। और साथ में ये भी कि हेक्साडेंटेट विद 2 N एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम, डोनर एटम, या फिर 4 नाइट्रोजन एटम या 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो आपको जब स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि 2 नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर डोनर और 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। 2 नाइट्रोजन एटम है जो डोनेट कर रहे हैं और 4 ऑक्सीजन एटम है जो यहाँ पर डोनर एटम है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड जो आता है दैट इज चिलेट, चिलेट लिगेंड, ठीक है। चिलेट लिगेंड में क्या होता है, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम जब मेटल के साथ जाके बाइंड कर ले, ठीक है, तो उससे एक रिंग बन जाती है। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेट लिगेंड। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेटल है, ठीक है, ये हमने अभी मान लो डाइडेंटेट का एक एग्जांपल लिया, NH2 CH2 CH2 NH2। हमें 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड चाहिए जो इससे जुड़ सके। तो यहाँ पे ये भी इससे बॉन्ड बना लेगा, ये भी। तो अब देखो एक रिंग बन गई है, ठीक है। ऐसी जो रिंग बनती है, ऐसी रिंग बनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के। तो चिलेट लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा होती है। कभी क्वेश्चन आए उनमें कोई चिलेट लिगेंड प्रेजेंट हो, कोई रिंग बन रही हो, तो उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड। और जितने एटम से जुड़ते हैं, जैसे यहाँ जो लिगेंड है वो 2 एटम से जुड़ रहा है, 2 नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, तो इसको एक टर्म देते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो यहाँ पे जो लिगेंड की डेंटिसिटी है वो 2 है, 2 से जुड़ रहा है। मान लो कोई मेटल ईडीटीए से जुड़े तो कितने जो डोनर एटम है वो मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं, वो उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो लिगेंड है इज एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट
डेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट टाइप का लिगेंड इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट हो। डिफरेंट डोनर एटम्स प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट। और वो मेटल से जुड़ सके, मतलब डिफरेंट डोनर एटम मेटल से बाइंड कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल साइनाइड। ठीक है, क्या एग्जांपल है? साइनाइड। ठीक है, साइनाइड में मेटल सी से भी जुड़ सकता है मेटल से, और ऐसे एन से जुड़ के भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब सी से जुड़ेगा तो साइनो, और एन से जुड़ेगा तो आइसोसाइनो। जब सी से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे साइनो, जब एन से जुड़ेगा तो उसको नाम देंगे आइसोसाइनो। ठीक है, और एग्जांपल इसका HCN। ठीक है, ये भी एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। जब मेटल डायरेक्ट S से जुड़ेगा तो इसको नाम देंगे थायोसाइनेट। थायोसाइनेट। ठीक है, जब N से जुड़ेगा, जब मेटल N से जुड़ेगा तो उसको नाम क्या देंगे? आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, और एग्जांपल देखो NO2। ठीक है, जब मेटल N से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो, जब मेटल O से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे? आइसोनाइट्राइटो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है एम्बीडेंटेट लिगेंड के, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है लिगेंड के बारे में ही, जो लिगेंड होते हैं उन पे चार्ज के बेसिस पे, है ना, न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, आगे आपको चार्ज लिखने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रल लिगेंड जैसे हमें पता ही है वाटर, कोई चार्ज होता है? नहीं, है ना। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। पिरिडीन, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। PPH3, N2O, NO, ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, N2 एक लाफिंग गैस है। एक वो याद रखने के लिए ऐसे याद करो, हंस नो मरो, मैं तो हंसो या मरो। लाफिंग गैस N2O, NO नो, और CO एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, तो हंसो या मरो, तो हंस नो मरो। ठीक है, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, और भी हैं अभी याद करने के लिए। ठीक है, कैटाइनिक, जो भी कैटाइनिक लिगेंड्स हैं वो ये है। NO पॉजिटिव कहीं आपको दिख जाए तो उस पर +1 चार्ज लेंगे। ठीक है, NO पॉजिटिव लिखा दिख जाए तो उस पर +1, जिस पर जितना उस पर चार्ज लगा है उतना ही +1 लेके चलेंगे। एनाइनिक, एनाइनिक लिगेंड जैसे Cl-, F-। ठीक है, Cl- पे -1, F- पे -1। ठीक है, और जैसे ऑक्सलेट C2O4 -2 है तो -2 लेंगे। जैसे सल्फेट हो, जितना चार्ज लगा है उतना ही आपको लेना है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे तो ये काम आएगा -2। ठीक है, अब देखो जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड था। अगर मैं अमोनिया से एक H हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? NH2। ठीक है, एक हटाया इसलिए माइनस चार्ज, तो कभी NH2 मिल जाए तो माइनस मतलब -1। ठीक है, NH मिल जाए तो -2 हो जाएगा, खाली N मिल जाए तो -3। तो जब हम चार्ज लेंगे जितना चार्ज लगा है उतना लेंगे। अगर नहीं लगा है तो उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखेंगे क्या है। जैसे इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 है, तो अगर NH2 लिखा हो मतलब -1, NH लिखा हो मतलब -2। ठीक है,
एक्सेक्ट, मतलब जितना चार्ज हो उस पे उतना ही हमें लेके चलना है। जैसे कि साइनाइड, साइनाइड पे क्या होता है -1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे और किसका? जैसे कि ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया था शुरू में, एक एग्जांपल। तो जो सेंट्रल एटम होता है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, आयरन, Fe हमारा सेंट्रल एटम है, उस पे जो चार्ज आएगा वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कैसे निकालेंगे चार्ज, इसका हमें निकालना है, मतलब x ले लिया हमने मान लो, ठीक है। साइनाइड पे हमें पता है कितना होता है -1, और यहाँ पे साइनाइड कितने हैं 6 प्लस, तो एक साइनाइड का -1 और टोटल कितने साइनाइड है 6। और कोई अगर लिगेंड प्रेजेंट हो तो उनको भी करते जाएंगे, ठीक है। अगर खत्म हो गए तो इज इक्वल टू, बाहर कितना है जितना उतना ही लिखेंगे, -4 है तो -4 ही लिखेंगे। फिर x -1 इंटू 6, -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2, ठीक है। ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसी भी सेंट्रल एटम का, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जितने भी लिगेंड डायरेक्टली अटैच है मेटल से वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच है मेटल से वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि इस केस में क्या था, आयरन CN6 2-। अभी देखो लिगेंड क्या है यहाँ पे, साइनाइड, साइनाइड लिगेंड है, ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड अटैच है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। जैसे कि ये है NiCl4 2-। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, तो कितने लिगेंड अटैच है सेंट्रल एटम से 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम किसी चीज का निकालेंगे उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होगी, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होगी, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते टाइम, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो है इसकी नेमिंग। तो नेक्स्ट हम आते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें हमें 2 चीजें सीखनी है। क्या है वो, कि पहली चीज की आपको नेमिंग दे रखी हो, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नाम दे रखा हो और आपसे पूछे कि फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, कि फॉर्मूला बनाओ नेमिंग से। दूसरी चीज कि आपको फॉर्मूला दे रखा हो और नेमिंग पूछे, और नेमिंग पूछे, ठीक है। तो इन दोनों के रूल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, और कुछ नहीं है नाम में, सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा होगा फॉर्मूला, कि हमें कोई नेमिंग दे रखी है और उससे हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो याद ही होगा, एक बार लिख लो। जैसे कि हम जो पढ़ते आ रहे ये था, ठीक है, ये है, ये लो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी, ये,
ठीक है, ऐसा ही कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, यही देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल, कि सबसे पहले इसको लेते हैं हम। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? सेंट्रल एटम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हम सेंट्रल एटम को लिखेंगे, लिख दिया हमने आयरन सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर आता है लिगेंड का नंबर। ठीक है, लिगेंड को हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, जब हम एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको बताऊंगी। लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड्स लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर साइनाइड के साथ क्लोरीन भी दिया होता, ठीक है, तो हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकली क्लोरीन को पहले लिखना है या साइनाइड को। ठीक है, तो वो हम किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, अब लिगेंड हो गया। अब हाँ, लिगेंड को जब हम नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अगर हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा है उनके आगे, लिगेंड्स के आगे, तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने के लिए। लेकिन अगर बिस, ट्रिस या टेट्रा किस, बिस मतलब 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, अगर ये टर्म आती है तो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड हमें क्या करना है कि जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड है उसको नॉर्मल ब्रैकेट में लिखना है। ये देखो हमने लिगेंड को नॉर्मल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल ब्रैकेट में लिखना है लिगेंड को। ठीक है, फोर्थ चीज, जो एंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, हो गया। अगला रूल, जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज है, जो हमारा चार्ज है उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऊपर। ठीक है, चार्ज को हम कहाँ लिखेंगे? आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। और याद रखना कि चार्ज लिखते टाइम पहले नंबर लिखेंगे फिर साइन लगाएंगे। ठीक है, पहले नंबर देन साइन। ओके, फोर्थ पॉइंट, ये तो एक एनायनिक स्फीयर था ऐसे। ठीक है, कभी आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, ये कैटाइनिक पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये एनायनिक पार्ट है, तो सबसे पहले कैटाइनिक पार्ट को लिखते हैं, बाद में एनायनिक पार्ट को लिखते हैं। ठीक है, कैटाइनिक पार्ट रिटन फर्स्ट या लिस्टेड फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, हम बनाएंगे नेमिंग। कैसे लिखेंगे नेमिंग? ठीक है, नेमिंग का भी फर्स्ट रूल कि सबसे पहले जो नेमिंग करेंगे वो कैटायन की करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे था तो सबसे पहले जो नाम लिखेंगे, सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम पोटाशियम। ठीक है, कुछ भी लिखने से पहले क्या लिखेंगे? पोटाशियम। तो कैटायन की नेमिंग सबसे फर्स्ट होगी, कैटायन नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा कैटायन लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट थे, कैटायन या एनायन। कैटायन का काम हो गया, अब हम इस एनायन पे आते हैं। ठीक है, एनायन में
ठीक है, एनायन में आ जाओ। एनायन में सबसे पहले, अभी हम नेमिंग में फॉर्मूले में क्या कर रहे थे कि हम सेंट्रल एटम को पहले लिख रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल एटम को पहले नहीं लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड नेम्ड इन alphabetical order before the name of central atom. Before the name of central atom. सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले बच्चों हमें लिगेंड का नाम यहाँ पर लिखना होगा। जब हम नेमिंग करेंगे तो हमें लिगेंड का नाम पहले लिखना है, सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखना है। एक एग्जाम्पल जब मैं आपको कराऊंगी, अगर कोई डाउट है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल के लिए ऑर्डर वही सेम रहेगा। जब हमारे पास नॉर्मल कोई भी लिगेंड हो, जैसे कि मान लो 2 क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे डाई, है ना, डाई। क्लोरीन 2 के लिए डाई। ठीक है, फिर क्लोरीन का नाम आगे जैसे भी हम अभी बताऊंगी कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, 2 के लिए डाई। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कोई प्रीफिक्स हो आगे, मतलब PPH3 ऐसे हो, ऐसा कोई लिगेंड हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिस यूज करेंगे, बिस। ठीक है, 2 के लिए अंदर, ये तो ट्राई है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, बिस। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इन सबको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए काउंट करेंगे। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट रूल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, अगर हमारा जो लिगेंड है वो एनायन है ना, क्या है, एनायन है, तो उसकी जो नाम होगा वो ओ से एंड होगा, एंड्स विद ओ। जैसे कि Cl है, एनायन है, तो हम लिखेंगे क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो। जैसे कि ऑक्सलेट है, एनायनिक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सलेटो। ठीक है, जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। जब भी एनायनिक लिगेंड होगा वो उसका जो नाम है वो ओ से एंड होगा। कैटाइन है वो एज इट इज रहेंगे जैसा उनका नाम है। ठीक है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन। ठीक है, तो कैटाइन जो होंगे ऐसे होंगे, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे वाटर। ठीक है, वाटर को हम एक्वा लिखेंगे, वाटर को वाटर नहीं लिखना, एक्वा लिखना है। ठीक है, फिर है NH3। NH3 को अमोनिया नहीं लिखना, अमीन लिखना है। क्या लिखना है, अमीन, AMMINE, अमीन। ठीक है, CO को कार्बोनाइल, और एक NO को नाइट्रोसाइल। ठीक है, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनाइल, और NO को नाइट्रोसाइल। ठीक है, ये याद रखेंगे चारों हम। ठीक है, ये हो गया लिगेंड के बारे में कि लिगेंड का नाम कैसे लिखना है। अब है मेटल का कैसे लिखना है। ठीक है, अब है मेटल का कैसे लिखना है। ठीक है, अगर मेटल कैटाइनिक पार्ट वाला हो, मैंने 2 पार्ट बताए ना आपको कि एक तो पॉजिटिव पार्ट है, और जैसे K पॉजिटिव था, और एक नेगेटिव पार्ट है। अगर मेटल जो है वो पॉजिटिव है, अगर मेटल पॉजिटिव है तो उसका नाम एज इट इज आएगा। जैसे कि अगर प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम, आयरन है तो Fe है तो आयरन, जैसा नाम है। लेकिन अगर मेटल नेगेटिव हो, अगर मेटल क्या हो, नेगेटिव,
तो उसका नाम जो एंड होगा वो 8 से होगा। किससे एंड होगा? 8 से। जैसे कि CO को क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट। दिख रहा है आप सबको नीचे? ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? कोबाल्ट 8। ठीक है, अगर आयरन है तो क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है, नेक्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसे लिखा जाएगा? रोमन नंबर में, और एक नॉर्मल ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखे जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो किसी में ऑक्सीडेशन 2 है तो ऐसे। ठीक है, और वो लिगेंड, लिगेंड के बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल के बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एक नॉर्मल ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे हम नाम नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, उनके नेमिंग दिखाते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे लिखना है। तो ये 3 आपके मैंने दिए हैं, इनके आपको नेमिंग लिखनी है। स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। इधर आओ, सबसे पहले फर्स्ट पे। अभी देखो 2 टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली, एक बाहर वाली। क्लोरीन नेगेटिव होता है तो अपने ऊपर -1 चार्ज लेगा एक क्लोरीन, और 3 पे कितने हो जाएंगे? -3, और यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा? +3। तो ये जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि Cr NH3 होता है H2O और 3Cl-। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले हमें सेंट्रल जो एटम है उस पर चार्ज निकालना है। आपको पता है कि अमोनिया न्यूट्रल एटम है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब X + 0 + 0 = +3। तो चार्ज कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया क्रोमियम पे? +3। ठीक है, आ गया। अब नेमिंग पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले नाम किसका लिखना है? कैटायन पार्ट का या एनायन पार्ट का? ये आपका है एनायन पार्ट, कैटायन पार्ट। ठीक है, अभी हमने नोमेनक्लेचर में सीखा कि सबसे पहले नाम किसको देंगे? कैटायनिक पार्ट को। तो कैटायनिक पार्ट से शुरू करते हैं, और जब भी नेमिंग देंगे, अभी हमने सीखा, क्या सीखा? कि पहले लिगेंड का नाम देना है सेंट्रल एटम से पहले। ठीक है, तो लिगेंड से शुरू करते हैं। अब लिगेंड यहाँ पे 2 है, एक तो अमीन, एक एक्वा। ठीक है, एक है अमीन, एक है एक्वा। अब देखो, अमीन भी ए से शुरू, एक्वा भी ए से शुरू। ट्राई को तो हम लेंगे नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए। तो नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे एम और क्यू। एम पहले आता है, क्यू पहले आता है? एम पहले आता है, तो पहले किसको लिखेंगे? अमीन को लिखेंगे। ठीक है, तो नेमिंग के लिए आ जाओ। ट्राई, 3 अमीन है ना? ठीक है, ट्राई अमीन, उसके बाद ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, इनमें गैप नहीं होगा कभी भी। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। ठीक है, अब लिगेंड का काम हो गया पूरा। अब आता है मेटल। मेटल क्या है? क्रोमियम। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो एज इट इज लिखेंगे, 8 नहीं लगाएंगे उसके पीछे, तो क्रोमियम। क्रोमियम, और मेटल के बाद क्या? ब्रैकेट में उसके चार्ज, चार्ज क्या है? 3। ठीक है, और लास्ट में क्या है? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट क्या है? क्लोरीन। तो क्या हो गया? क्लोरेट, क्लोरेट। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ठीक है, इसको अगर हम तोड़े तो कैसे लिख सकते हैं कि 2K पॉजिटिव बाहर निकल गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? जिंक OH4, और यहाँ पर
2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले इस पे चार्ज निकालेंगे। जिंक का X हमें नहीं पता, OH पे -1 होता है। भाई देखो, अब मैंने आपको सिखाया था ना कि OH है, H2O होता है, तो OH2 अगर हो तो न्यूट्रल, अगर मैं एक हटा दूं एक H तो क्या हो गया -1, तो यहाँ पे -1। ठीक है, और 4 है तो कितना हो गया -4 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो X कितना आ गया +2। यहाँ पे चार्ज कितना आ गया जिंक पे +2। अब देखो, ये है कैटायनिक पार्ट और ये है एनायन वाला पार्ट। अभी पहले कैटायन का नाम, ठीक है, कैटायन का क्या नाम हो गया, पोटेशियम। ठीक है, फिर हमारा आता है लिगेंड का नाम। ठीक है, हाइड्रोक्साइडो, क्या है ये, हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, और कितना है 4 है, तो क्या है टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइडो। भाई O से एंड हुआ, नेगेटिव है तो हाइड्रो ऑक्साइडो। ठीक है, फिर आता है जिंक। अब जिंक देखो, एनायन है कैटायन, एनायन, एनायन होगा तो किससे एंड होगा, 8 से, तो ये क्या हो गया जिंकेट, जिंकेट, और ब्रैकेट में इसके चार्ज, तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, पोटाशियम और इसमें थोड़ा गैप आएगा। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अभी देखो, दो स्फीयर आइडेंटिटीज यहाँ पे है। ठीक है, दो स्फीयर एंटिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें पहले तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कैटायन और एनायन क्या है ये पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये एजी सेम है, यहाँ पे है अमीन न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पे है साइनो एनायनिक वाला पार्ट, तो हम इसको एनायन बनाएंगे, इसको कैटायन बनाएंगे। तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस AgCN होल ट्वाइस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। ठीक है, इसको नाम, सबसे पहले कैटायन को नाम देंगे तो इसको नाम देंगे। इसमें भी पहले हम लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड क्या है, डायअमीन, डायअमीन। ठीक है, डायअमीन, और चार्ज देखो इसमें कितना है, अब Ag का हमें निकालना है, मतलब X, NH3 पे 0 न्यूट्रल होता है, और इज इक्वल टू कितना है +1, तो X पे कितना आ गया +1। ऐसे ही उसका X साइनाइड पे कितना होता है -1, है ना, तो 2 साइनाइड है तो कितना हो गया -2 इज इक्वल टू बाहर कितना है -1, तो X कितना हो गया +1, तो इसमें भी चार्ज कितना है +1। तो डायअमीन हो गया कैटायन के लिए, और इसके लिए Ag मतलब सिल्वर, तो जो नाम होता है वही, भाई कैटायन में हम क्या लिखते हैं, जो होता है वही लिखते हैं, तो सिल्वर, और ये हो गया 1। ये तो था कैटायनिक पार्ट वाले का नाम। अब एनायनिक पार्ट वाले का नाम लिखना है। एनायनिक में पहले क्या लिखना है, पहले लिखेंगे वही लिगेंड, तो डायसाइनो, डायसाइनो। अब देखो नेगेटिव लिगेंड था इसलिए O से एंड हुआ ना। अब हमने लिखना है सेंट्रल एटम का। अब सेंट्रल एटम भी नेगेटिव है, एनायनिक वाले पार्ट का है, तो इसके लिए क्या आएगा, आर्जेंटेट। ठीक है, आर्जेंटेट 8 से एंड होगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में। ठीक है, तो कर लेंगे नेमिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट आए। फर्स्ट जो था वो वर्नर थे, वर्नर। ठीक है, वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया, उसकी बॉन्डिंग के बारे में कमेंट किया, तो इसने एक वर्नर्स थ्योरी दी, वर्नर्स थ्योरी दी। वर्नर ने क्या किया कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए और फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट किया। उसने कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस लिए क्लोरीन के साथ, ठीक है, और अमोनिया के साथ।
कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस क्लोरीन और अमोनिया के साथ और उनको ट्रीट किया AgNO3 के साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, ठीक है। तो उसने देखा कि कुछ Cl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, मतलब AgCl बन रहा है और कुछ एज इट इज सॉल्यूशन में बचे हुए हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एक सीरीज ली COCl3 और 6 अमोनिया, ठीक है, COCl3 5 अमोनिया, COCl3 4 अमोनिया, ठीक है। जब इसने इनको ट्रीट किया AgNO3 के साथ तो उसने क्या देखा कि यहां से 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहां से 2 मोल्स AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहां से 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो उसने कहा कि जो CO है, कोबाल्ट है, वो अपने साथ 6 मॉलिक्यूल्स को ले रहा है, अपने साथ डायरेक्टली अटैच कर रहा है 6 मॉलिक्यूल्स को 6 मॉलिक्यूल्स को वो डायरेक्टली अपने साथ जोड़ रहा है, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे अमोनिया हो, ठीक है। और बाकी को क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल, मतलब जैसे ये फर्स्ट था, ये था फर्स्ट, तो इसने कहा जब हमने इसको AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो ये क्या कर रहा है, CONH3 होल 6। तो ये जो 3 क्लोरीन है वो तो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और ये जो एंटिटी है जो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये नहीं आयनाइज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसलिए यहां पे जो बनेगा वो 5 अमोनिया, इसमें क्या बनेगा, कोबाल्ट Cl NH3 5 और Cl2, ठीक है। तो यहां से वर्नर ने 2 टाइप की वैलेंसीज दी, यहां से वर्नर ने 2 टाइप की वैलेंसीज दी, ठीक है। एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। क्या दी, प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उसने कहा कि जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है वही प्राइमरी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोल सकते हैं, आयनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है, जो आयनाइज हो सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी को उसने कहा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितने मेटल के साथ डायरेक्टली लिगेंड्स अटैच है, उनको उसने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसी को सेकेंडरी वैलेंसी का नाम दिया कि लिगेंड्स डायरेक्टली, नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। जितने नंबर लिगेंड्स के डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल के, उनको क्या नाम दिया उसने, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं,